तो आज हम जरा गहराई में जा रहे हैं टैलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स लिमिटेड के। ये नाम तो पुराना है ऑटो पार्ट्स की दुनिया में, 1956 से। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास काफी कुछ है देखने को। इनके शेयर कैसे चल रहे हैं, फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, बिजनेस क्या है इनका, और आगे क्या प्लान्स है। मकसद यही है कि इन सब स्रोतों को मिलाकर समझें कि कंपनी आज कहाँ खड़ी है और आगे ग्रोथ की कितनी गुंजाइश दिखती है। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल ताज़ा आंकड़ों से। आज मतलब 4 जुलाई 2025 को शेयर चल रहा है करीब 302 रुपये 35 के आसपास। पिछले कुछ दिनों में तो शायद बढ़ा है। हाँ, पिछले 5 दिन में देखें तो करीब 4.14% ऊपर गया है। लेकिन अगर पूरे साल का हिसाब देखें इस साल अब तक, तो सिर्फ 0.78% ही बढ़ा है। अच्छा, मतलब हालिया तेजी है पर ओवरऑल फ्लैट सही है साल में। हाँ, और एक और चीज, इनका बीटा 0.74 है। मतलब मार्केट के उतार चढ़ाव के मुकाबले इसमें कम हलचल रहती है, वॉलेटिलिटी कम है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, कम वॉलेटिलिटी। पर ये कंपनी करती क्या है, मतलब मेन बिजनेस क्या है इनका? देखिए, इनका मेन काम है गैस्केट और फोजिंग बनाना। गैस्केट तो वो इंजन वगैरह में लीकेज रोकने के लिए लगते हैं, और फोजिंग मतलब मेटल को शेप देकर मजबूत पार्ट्स बनाना। ओके। इसके अलावा इनके जॉइंट वेंचर्स भी हैं, जैसे मरेली तालब्रोस के साथ मिलकर चैसिस पार्ट्स, तालब्रोस मरुगों के साथ रबर वाले एंटी वाइब्रेशन पार्ट्स और होसेस। हीट शील्ड्स भी बनाते हैं। गैस्केट में तो सुना इनकी पकड़ बहुत मजबूत है, मार्केट लीडर है शायद। बिल्कुल सही। गैस्केट सेगमेंट पे तो इनका लगभग 50% मार्केट शेयर, मतलब आधे मार्केट पर कब्जा है। 50%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, इनका जो सबसे करीबी कॉम्पिटिटर है वो इनसे 3 गुना पीछे। तो गैस्केट में तो ये क्लियर लीडर है। फोर्जिंग में भी अच्छी पकड़ है, खासकर एक्सपोर्ट मार्केट में। और इनके ग्राहक कौन है? बड़े नाम होंगे ऑटो इंडस्ट्री के। हाँ, काफी बड़े नाम हैं, जैसे मारुति सुजुकी, जिनसे करीब 14% रेवेन्यू आता है। फिर टाटा मोटर्स हैं, लगभग 8%। JLR, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, इनसे भी करीब 7% आता है। और कमिंस, BMW जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हैं। तो क्लाइंट लिस्ट तो काफी दमदार है। अब जरा पैसों की बात करते हैं। हाल फिलहाल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है? पिछली तिमाही मार्च 2025 वाली, उसके नतीजे कैसे थे? हाँ, वो नतीजे थोड़े मिले जुले थे। रेवेन्यू मतलब बिक्री पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले YOY सिर्फ 1.57% बढ़ी, मामूली सी ग्रोथ। लेकिन मुनाफे का क्या हुआ? सुना है उसमें गिरावट आई थी। हाँ, प्रॉफिट में अच्छी खासी गिरावट थी, करीब 46.61% गिरा YOY, और ये रहा 26.58 करोड़ रुपए। तो ये चिंता की बात हो सकती है। अरे बाप रे, 46% गिरावट, ये तो काफी ज्यादा है तो लेकिन अगर आप थोड़ा लंबा नजरिया देखें, पिछले 5 सालों का, तो कंपनी ने प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी दिखाई है। करीब 47.3% CAGR से प्रॉफिट बढ़ा है पिछले 5 साल में। अच्छा, तो लॉन्ग टर्म ग्रोथ अच्छी है। और पूरे साल का प्रॉफिट कितना रहा FY25 का? पूरे फाइनेंशियल ईयर 2025 का नेट प्रॉफिट 94.43 करोड़ था। तो तिमाही में गिरावट जरूर थी, पर साल भर का आंकड़ा ठीक ठाक है। तो ये एक तरफ हालिया मुनाफे में गिरावट, दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ। निवेशक इसे कैसे देखें? कंपनी का वैल्यूएशन कैसा लग रहा है? मतलब शेयर महंगा या सस्ता? यहाँ कुछ रेशियोज देखने पड़ेंगे। इनका जो TTM PE रेशियो है, मतलब पिछले 12 महीने की कमाई के मुकाबले शेयर का दाम, वो 15.43 है। और सेक्टर का एवरेज कितना है? सेक्टर का एवरेज PE करीब 26.15 है। तो उसके मुकाबले तो टैलब्रोस का PE काफी कम है, मतलब अर्निंग्स के हिसाब से शायद सस्ता लग सकता है। ओके। और PB रेशियो, प्राइस टू बुक, वो 2.94 है। ये इनके अपने पुराने एवरेज से थोड़ा सा ज्यादा है, तो मिला जुला सिग्नल है वैल्यूएशन का। और कंपनी पर उधार कितना है, ये भी जरूरी होता है देखना। हाँ, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.15 है, मतलब अपनी इक्विटी के मुकाबले उधार बहुत कम है। ये इंडस्ट्री के हिसाब से भी कम है। तो कर्ज कम है, ये अच्छी बात है। और कमानी कैसी है लगाए हुए पैसे पर? ROC, ROE? हाँ, ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो करीब 19.5% है, और ROE रिटर्न ऑन इक्विटी वो 16.1% है। ये आंकड़े ठीक ठाक माने जाएंगे। ठीक ठाक, बहुत शानदार नहीं पर बुरे भी नहीं। डिविडेंड कैसा देती है कंपनी? डिविडेंड यील्ड काफी कम है, सिर्फ 0.23%। तो डिविडेंड इनकम के लिए शायद ये स्टॉक उतना आकर्षक ना हो। समझ गया। अब आगे देखते हैं, भविष्य कैसा दिख रहा है? ग्रोथ कहां से आएगी? कोई बड़े ऑर्डर वगैरह मिले हैं? हाँ, ये एक मजबूत एरिया है इनका।
कंपनी के पास अगले 5 सालों के लिए करीब 1000 करोड़ के नए ऑर्डर्स पहले से हैं। 1000 करोड़, ये तो काफी बड़ा अमाउंट है। हाँ, और इसके ऊपर हाल ही में 580 करोड़ का एक और बड़ा ऑर्डर मिला है। तो ऑर्डर बुक काफी तगड़ी दिख रही है, जो फ्यूचर रेवेन्यू का अच्छा संकेत है। ये जो नए ऑर्डर हैं, क्या ये नए ट्रेंड्स जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियों ईवीज से जुड़े हैं? आजकल तो उसी की बात हो रही है। बिल्कुल, कंपनी का फोकस ईवी और हाइब्रिड गाड़ियों पर है। उन्होंने सानवा जापान के साथ एक खास करार किया है। ये हल्के एल्यूमिनियम हीट शील्ड्स बनाएंगे जो ईवीज और हाइब्रिड्स के लिए बहुत जरूरी हैं। अच्छा, सानवा के साथ? जी। इससे कितना बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इसी सानवा डील से सालाना करीब 60 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। तो ईवी वाला सेगमेंट एक बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। और इनके जो जॉइंट वेंचर्स हैं, मरेली टालब्रोज और टालब्रोज मारूंगो, उनका क्या हाल है? वो भी अच्छा कर रहे हैं। मरेली टालब्रोज चैसी सिस्टम बनाता है और टालब्रोज मारूगो रबर पार्ट्स। खासकर टालब्रोज मारूगो से उम्मीद है कि अगले 5 सालों में 30-40% CAGR ग्रोथ दिखाएगा। वाह, 30-40% ग्रोथ, ये तो जबरदस्त है। अच्छा, एक्सपोर्ट का कितना हिस्सा है इनके रेवेन्यू में? करीब 25%, यानी 1/4 कमाई एक्सपोर्ट से आती है। और ये जो इतने सारे नए ऑर्डर मिले हैं, इन्हें पूरा करने के लिए क्या बहुत ज्यादा नया पैसा लगाना पड़ेगा? मतलब कैपेक्स कितना चाहिए होगा? यही अच्छी बात है। बताया जा रहा है कि इन बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए ज्यादा नया कैपेक्स नहीं लगेगा। मतलब कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज का फायदा मिलेगा? हाँ, बिल्कुल। सेल्स बढ़ने पर प्रॉफिट तेजी से बढ़ सकता है। अभी उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो गैस्केट में करीब 85% है और फोर्जिंग में 82-83% के आसपास। तो थोड़ी गुंजाइश है अभी। ठीक है। अब एक नज़र शेयर होल्डिंग पैटर्न पर डालते हैं। कंपनी में मालिक कौन है और क्या बड़े इन्वेस्टर्स जैसे FIIs इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं? हाँ, प्रमोटर्स यानी जो कंपनी के ओरिजिनल मालिक परिवार हैं, उनकी हिस्सेदारी काफी मजबूत है, 85.43%। ये दिखाता है कि उनका कंपनी में भरोसा कायम है। और FIIs विदेशी निवेशक? उनकी हिस्सेदारी पिछली तिमाही से थोड़ी बड़ी है। मार्च 25 तक ये 0.70% हो गई थी। बहुत ज्यादा नहीं है, पर बढ़ना एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। और नहीं, म्यूचुअल फंड्स ने अभी तक इसमें कोई खास निवेश नहीं किया है, ऐसा डेटा दिखा रहा है। ओके, अब जरा कंपनी के इतिहास पर बात कर लें। शुरुआत कैसे हुई थी? कंपनी 1956 में बनी थी। शुरू में यूके की कंपनियों के साथ टेक्निकल कोलैबोरेशन किया, फिर धीरे धीरे एक्सपैंड किया। फरीदाबाद, चेन्नई, पुणे, सितारगंज में गैस्केट के प्लांट लगाए। बावल में फोर्जिंग प्लांट है। और टेक्नोलॉजी के लिए बड़े नाम जुड़े हैं इनसे। हाँ, वक्त के साथ इन्होंने निपॉन लीकलेस, फेडरन मोगल, इशिकावा गैस्केट्स जैसी जानी मानी कंपनियों से टेक्नोलॉजी ली है। और हाल ही में सानवा पैकेजिंग के साथ करार तो है ही। एक बदलाव भी हुआ था शायद इनके जॉइंट वेंचर में। हाँ, 2023-24 में इन्होंने निपॉन लीकलेस टालब्रोज JV में अपनी 40% हिस्सेदारी बेच दी थी। ठीक है, तो सब कुछ मिलाकर देखें तो क्या तस्वीर बन रही है? देखिए, टालब्रोज ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स गैस्केट मार्केट में तो एक बहुत बड़ा नाम है, लीडर है। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, जिससे आगे की ग्रोथ दिख रही है, खासकर EV और एक्सपोर्ट मार्केट में। हाँ, हालिया तिमाही में प्रॉफिट जरूर गिरा, लेकिन कंपनी पर कर्ज कम है, प्रमोटर्स की होल्डिंग स्ट्रांग है और FIIs की थोड़ी दिलचस्पी बढ़ना भी एक पॉजिटिव है। बिल्कुल, तो फंडामेंटल्स मजबूत लग रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ एक सवाल सोचने वाला ये है कि पूरी ऑटो इंडस्ट्री तेजी से EV और हल्के व्हीकल्स की तरफ बढ़ रही है। हाँ, ये तो है। तो इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए टालब्रोज अपनी सानवा वाली पार्टनरशिप और फॉर्जिंग की काबिलियत के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले कितना बेहतर तैयार है, ये देखना आगे दिलचस्प होगा।